तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है ओवेरियन कैंसर। तो शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओवेरियन कैंसर आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर भाई वेजाइना होती है, फिर यूट्रस होती है, यूट्रस के दोनों साइड एक एक ओवरी होती है। ओवरी का काम क्या होता है भाई? ओवा को प्रोड्यूस करना, एग को प्रोड्यूस करना। तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ओवरी के अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसको हम स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओवेरियन कैंसर को। देखिए, ओवेरियन कैंसर एक रैपिडली ग्रोइंग, ठीक है, कैसा ट्यूमर है? एक रैपिडली ग्रोइंग और हाईली मेटास्टेटिक ट्यूमर है। यानी एक ऐसा ट्यूमर जिसका ग्रोथ तो बहुत फास्ट होता है और ये जल्दी से आसपास के टिश्यूज के अंदर भी स्प्रेड हो जाता है। और ये अर्ली स्टेजेस के अंदर एसिम्प्टोमेटिक रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये फीमेल के अंदर साइलेंट किलर का काम करता है। और जितने भी गायनिकोलॉजिकल कैंसर है फीमेल के अंदर, वो ब्रेस्ट हो, सर्वाइकल हो, यूट्राइन हो, ओवेरियन हो, कुछ भी हो, उनमें से ओवेरियन कैंसर का सबसे पुअर प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रैपिडली ग्रो करता है और साइलेंट रहता है अर्ली स्टेजेस के अंदर। तो लिख लेते हैं ओवेरियन कैंसर के अंदर, इट इज रैपिडली ग्रोइंग एंड हाईली मेटास्टेटिक ट्यूमर। ये एक रैपिडली ग्रोइंग हाईली मेटास्टेटिक ट्यूमर है, ठीक है। ओके। और ये ज्यादातर बाइलेटरल होता है, लेफ्ट के ओवरी के अंदर भी और राइट के अंदर। इट इज मेनली बाइलेटरल। उसके बाद इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है एज कंपेयर टू अदर गायनिकोलॉजिकल कैंसर। क्यों? क्योंकि ये अर्ली स्टेज के अंदर एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। इट हैज पुअर प्रोग्नोसिस एज कंपेयर्ड टू other gynecological cancer because it is asymptomatic in early stages, ठीक है। इट इज एसिम्प्टोमेटिक इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है, क्योंकि ये अर्ली स्टेजेस के अंदर एसिम्प्टोमेटिक रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर। इसलिए इसको फीमेल के अंदर साइलेंट किलर भी बोला जाता है, क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर एसिम्प्टोमेटिक रहता है और जब डायग्नोस होता है तो तब तक ये आसपास के एरिया के अंदर मेटास्टेसाइज हो जाता है। और ये ज्यादातर मेटास्टेसाइज होता है सीडिंग कैविटी के थ्रू, वाया द प्रोसेस ऑफ सीडिंग कैविटी, ठीक है। तो लिख लेते हैं यही चीज। मेटास्टेसाइज टू अदर ऑर्गन्स by seeding cavity और किन किन ऑर्गन्स को, जैसे जैसे बात करते हैं, जैसे ये पेल्विस में जा सकता है, ठीक है, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जा सकता है, ठीक है, पेल्विस के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर, ठीक है, स्प्रेड हो सकता है, ठीक है।
अब बात करते हैं इसके ऑनसेट की। ऑनसेट की तो देखिए ये ज्यादातर ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है, फीमेल्स के अंदर। वो फीमेल जिनका मेनोपोज हो चुका है, यानी आफ्टर मीनोपोज, आफ्टर मीनोपोज, या कह सकते हैं 60+ ईयर, जिनकी एज 60+ हो जाती है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन किस टाइप का प्रेजेंट होता है। ये ट्यूमर मोस्ट कॉमन किस टाइप का होता है, तो ये ज्यादातर एपिथेलियल ट्यूमर होता है। ठीक है, तो ये होता है एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर। ठीक है, दिस इज मोस्टली एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर। 90% केसेस के अंदर ये एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ओवरी के आउटसाइड एरिया से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओवरी की जो सबसे आउटसाइड लेयर होती है ना, सबसे आउटसाइड लेयर जिसको सिरस लेयर भी बोलते हैं, उससे ये ट्यूमर ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सीरस कार्सिनोमा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आउटसाइड लेयर से स्टार्ट होता है और आउटसाइड लेयर का नाम होता है सीरस, इसको बोला जाता है सीरस कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा यानी ओरिजिनेट फ्रॉम आउटर लेयर। और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट। ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड लेयर। ठीक है, तो ये है मोस्ट कॉमन टाइप। एंड ठीक है, जो ओवरी होती है उसके आउटसाइड लेयर को हम सिरस मेम्ब्रेन बोलते हैं, और वहीं से ये ट्यूमर स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया सिरस कार्सिनोमा। ठीक है, दिस इज द ओवेरियन ट्यूमर फॉर यू। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी ईटियोलॉजी की। नाउ वी टॉक अबाउट द ईटियोलॉजी। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी। तो भाई अपने को वो फैक्टर सोचने हैं जिसकी वजह से ओवरीज को ओवर स्टिमुलेशन मिले। ठीक है, ओवरी एक्टिव रहती है कब? जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं। ठीक है, तो अगर किसी फीमेल को लंबे टाइम तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते रहे, यानी उसने कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करी, तो उसके अंदर ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और ओवरी एक ऐसे टिश्यू है, ओवरी का टिश्यू ऐसा होता है जो रेडियो सेंसिटिव होता है, जहां पे रेडियो एक्सपोजर से चांसेस बढ़ जाता है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो ओवरीज के टिश्यू को स्टिमुलेट करती है, जैसे ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स, तो वो भी क्या है, एक रिस्क फैक्टर बनता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले तो नल्लीपैरिटी। ठीक है, नल्लीपैरिटी। उसके बाद बात करते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, एक जीन होता है BRCA, 1 और BRCA2 जीन, इनके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए ना, तो भी काफी ज्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है ओवेरियन कैंसर होने का। और ये BRCA1 जीन ना सिर्फ ओवेरियन कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी आपको प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, BRCA1 एंड BRCA2 जीन का म्यूटेशन। उसके बाद बात करते हैं ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स। कई बार क्या होता है कि कई फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता, उसके लिए हम ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स देते हैं, जैसे
क्लोमिफिन सीट्रेट आपने जरूर नाम सुना होगा। एग्जाम्पल के लिए क्लोमिफिन सीट्रेट, क्लोमिफिन सीट्रेट होता है, ये एक ड्रग होती है जिसकी वजह से ओवुलेशन होता है, ठीक है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स, किसी फीमेल को अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो भी वो हायर रिस्क पे है, क्योंकि इरेगुलर है तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है ओवरी का टिश्यू, जिससे वहां पे ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है, ठीक है। ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स, और कोई फीमेल अगर ले रही है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो भी ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। ये भी अगर किसी फीमेल को रेडियो एक्सपोजर होता है तो भी रिस्क बढ़ता है, रेडियो एक्सपोजर। अगर कोई फीमेल के अंदर है ओबेसिटी, किसी फीमेल की है फैमिली हिस्ट्री, उसकी फर्स्ट फीमेली हिस्ट्री, जैसे मदर, और मेनली मदर ही रिस्पॉन्सिबल होती है फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, तो भी रिस्क इंक्रीज होता है ओवेरियन कैंसर का, ठीक है। ओबेसिटी हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये चीज। और साथ में हम लिख लेते हैं ओल्ड एज या पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज, अगर कोई फीमेल का मोनोपॉज हो सकता है तो उसके अंदर भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क ज्यादा होएगा, ठीक है। अब ये तो सभी थे पॉजिटिव फैक्टर जिसकी वजह से ओवेरियन कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर। कुछ ऐसे फैक्टर भी तो हैं जिनकी वजह से ओवेरियन कैंसर का रिस्क डिक्रीज होता है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जैसे मल्टीपैरिटी, अगर कोई फीमेल 2 से ज्यादा टाइम कंसीव करती है तो उस टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप रहते हैं जब कंसीव करती है। उसकी वजह से क्या होता है, ओवरी को स्टिमुलेशन नहीं मिल पाती, जिससे रिस्क डिक्रीज हो जाता है। मल्टीपैरिटी। सेकेंड, ओसीपी, अगर कोई फीमेल ओसीपी लेती है तो उसके अंदर भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क डिक्रीज होता है। कोई फीमेल कराती है ब्रेस्ट फीड तो भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क डिक्रीज होता है। अगर किसी फीमेल के अंदर प्रोसीजर कराया है ट्यूबल लाइगेशन का, ठीक है, ट्यूबल लाइगेशन यानी फ्लोपियन ट्यूब को लाइगेट करवा दिया है, भाई होते हैं ना ट्यूबेक्टमी कराते हैं या जो भी है हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं, तो उसके अंदर ट्यूबल लाइगेशन होता है तो भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये सभी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। और क्लिनिकल फीचर है सारे के सारे इंपॉर्टेंट। ओवेरियन कैंसर में से एक तो टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर इंपॉर्टेंट है और एक इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ज्यादातर जो क्लिनिकल फीचर होते हैं ना वो एब्डोमिनल रिलेटेड होते हैं, ना कि गायनी के रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि जो ओवरी होता है जो गायनी के ऑर्गन से थोड़ा सा ऊपर होती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स के पास होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो जीआईटी रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, एब्डोमिनल रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। जैसे इसके अंदर देखने को मिलेगा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट सबसे पहले तो, ठीक है। फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसे ब्लोटिंग, ठीक है, ब्लोटिंग देखने को मिलेगी, जीआईटी डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। फीमेल के अंदर जीआईटी डिस्टरबेंस होगी जैसे चेंज इन बाउल हैबिट,
यहाँ पे बाउल हैबिट चेंज देखने को मिलेगी बार बार। कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी डायरिया हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओवरी एब्डोमिनल ऑर्गन्स का पार्ट होते हैं लगभग, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जीआईटी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकता है एसाइटिस। एसाइटिस अपने को पता है फ्लूइड फिल हो जाता है पेरिटोनियन कैविटी के अंदर, ठीक है। एसाइटिस देखने को मिल सकता है। और जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ेगा एब्डोमिनल मास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज एब्डोमिनल मास इन एडवांस स्टेजेस। जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ेगा तो पेट के अंदर भी मास का साइज इंक्रीज होता चले जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और कभी कभी एब्डोमिनल ब्लोटिंग लिख दिया, ब्लोटिंग हो जाती है। कुछ एक केस के अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी देखने को मिल सकते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकती है। और जब ट्यूमर और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ट्यूमर ने आसपास के टिश्यू को इन्वेड करती है, तब उस टाइम पे पेन देखने को मिल सकता है। और पेन भी कहां देखने को मिलेगा? लोअर एब्डोमेन, ठीक है। एक तो लोअर एब्डोमेन में और बैक में एंड बैक में, ठीक है। लोअर एब्डोमेन और बैक के अंदर अपने को पेन फील होएगा, ठीक है। ये थे आपके क्लिनिकल फीचर। अब बात करते हैं कुछ लेट क्लिनिकल फीचर के जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब ट्यूमर का साइज इंक्रीज होता है ना तो एब्डोमिनल मास इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम पालपेट करके देखते हैं एब्डोमेन को, ऐसे पालपेट करके देखते हैं तो एक नोड्यूल फील होती है अपने को एब्डोमेन के अंदर। और उस नोड्यूल को जब हम पालपेट करते हैं तो पेशेंट को पेन फील होता है। उसको हम बोलते हैं सिस्टर जोसेफ मैरी साइन, ठीक है। तो लेट को क्या बोलते हैं? लेट के अंदर सिस्टर जोसेफ मैरी साइन। ये क्या होता है भाई? जब भी ट्यूमर का साइज बढ़ता है तो हम एब्डोमिनल को पालपेट करते हैं, तो पालपेशन के टाइम पे अपने को नोड्यूल फील होती है। और जब ये नोड्यूल पालपेट होती है, प्रेस होती है, तो उससे पेशेंट को पेन फील होता है। ये होता है सिस्टर जोसेफ मैरी साइन, यानी पेनफुल पाल्पेशन, ठीक है। पेनफुल पाल्पेशन ऑफ नोड्यूल ठीक है इन अम्ब्लाइकस एरिया। ये होता है आपका सिस्टर जोसेफ मैरी साइन। हाईलाइट कीजिए। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को भी हाईलाइट कीजिए। जीआईटी डिस्टर्बेंस, पेन, ठीक है। ये सभी थे क्लिनिकल फीचर। अब इसके अंदर देखिए खास बात है, मैंने एक भी क्लिनिकल फीचर के अंदर एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग या वेजाइनल डिस्चार्ज का नाम नहीं लिखवाया। यही इंपॉर्टेंट है। आपको 4 क्लिनिकल फीचर दे देंगे, 4 में से 3 ओवेरियन कैंसर के होंगे और एक होगा वेजाइनल ब्लीडिंग, डिसफंक्शनल वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह। कभी भी ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती ओवेरियन कैंसर के अंदर, ठीक है। तो नोट लिख लीजिए। ठीक है। ये है आपके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की।
ठीक है। डायग्नोज करने के लिए भाई हिस्ट्री ले लो सबसे पहले तो, और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो। अगर एडवांस स्टेजेस के अंदर है तो यहाँ पे सिस्टर जोसेफ मेरी साइन अपने को देखने को मिल जाएगा। नहीं तो भाई अपना और टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन। ठीक है, एक इन्वेजिव प्रोसीजर है छोटा सा, उसके अंदर क्या होता है, हम एक छोटा सा कट लगा के एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अंदर गैस इन्फ्लेट करके और एग्जामिन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांस वेजाइनल यूएसजी कर सकते हैं। वेजाइना के रास्ते से अल्ट्रासाउनिक प्रोब डालते हैं और हम ओवरीज को एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बायोप्सी ले सकते हैं कंफर्म करने के लिए। बायोप्सी से हो जाएगा कंफर्म। उसके बाद एमआरआई कर सकते हैं, सीटी कर सकते हैं, पेट स्कैन कर सकते हैं, ट्यूमर मार्कर कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्रीज मिलेगा CA-125 का लेवल ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर CA-125 का लेवल इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, ये था आपका डायग्नोसिस। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर भाई पेशेंट आएगा अगर अर्ली स्टेजेस के अंदर है तो भाई सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है सर्जरी। ठीक है, अगर बात करा जाए कि बेस्ट मैनेजमेंट क्या है तो वो है सर्जरी। सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रीट ओवेरियन कैंसर। ठीक है, सर्जरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ओवरीज को निकाल सकते हैं, और ओवरीज को निकालना यानी ओफेरेक्टमी। ओफेरेक्टमी यानी रिमूवल ऑफ ओवरीज। और ओवरीज से कैंसर स्प्रेड होके अपने फ्लोपियन ट्यूब के अंदर भी चला गया तो इसको बोल देंगे हम ठीक है, तो हम सेकंड सर्जरी कर सकते हैं बाइलेटरल सेल्फिंजो ओफेरेक्टमी। ठीक है, बाइलेटरल सेल्फिंजो ओफेरेक्टमी। तीसरी सर्जरी अपने पास ऑप्शन है जब डिजीज अपने कंट्रोल से बाहर चली गई तो हम कर सकते हैं डीबल्किंग सर्जरी, जिसको दूसरा नाम होता है कंट्रोल सर्जरी। इसके अंदर हम भाई जो चीज अपने को दिख रही है अफेक्ट हो चुका है सारा चीज निकाल देंगे, चाहे वो यूट्रस हो, वेजाइनल और पार्ट हो, या ब्लैडर हो, या बाउल हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद हम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, रह गया बीच में। रेडियोथेरेपी के अंदर हम भाई एक्सटर्नल भी दे सकते हैं और इंटरनल भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल भी दे देंगे और इंटरनल भी दे देंगे। ठीक है, इंटरनल के अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्लांट डाल देते हैं। ठीक है, इम्प्लांट डाल देते हैं। तो ये था आपका ओवेरियन कैंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।